गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हमारा है वो इकोनॉमिक्स का आगे का हम लोग देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग आज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि क्या ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें माइक्रो और मैक्रो देखा था। तो माइक्रो के फीचर आज हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इसका मतलब डेफिनेशन में ही छुपा हुआ था कि इंडिविजुअल चीजों की सिर्फ स्टडी करना और बाकी चीजों के बारे में मान लेना कि हाँ भाई सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है सिर्फ इंडिविजुअल चीजों से डील करती है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट आपका उसी से रिलेटेड है। क्या लिखा है मैं आपको एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब अगर ये थ्योरी स्टडी करेगी तो सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करेगी, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्राइस हो प्रोडक्ट की, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, कोई पर्सन हो इसका मतलब, लेकिन वो इंडिविजुअल ही रहेगा। मतलब इसमें आपको जो डेफिनेशन करवाया था उससे से रिलेटेड बातें लिखने की, इंडिविजुअल चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ वो स्टडी करेगी ये थ्योरी। तो पहला फीचर यही है कि इंडिविजुअल चीज़ों से स्टडी करेगी। ओके, सेकंड प्राइस थ्योरी। आप लोगों को स्कोप आप लोगों को जब मैंने कल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राइसिंग निकालना ये थ्योरी हमको सिखाती है और फैक्टर प्राइसिंग निकालना भी सिखाती। इसमें वही पॉइंट है। अगर आप देखेंगे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सर्विसेज आप देते हैं, उसकी प्राइस फाइंड आउट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। लेकिन याद रखना है आपको, सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही है, सिंगल सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, और साथ में उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी। मतलब इन सब तीनों चीजों की प्राइजेस फाइंड आउट अकर करना है तो माइक्रो थ्योरी की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हैंस इट इज नोन एज प्राइसिंग थ्योरी। मतलब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी सिर्फ गुड्स की प्राइजेस, सर्विसेज की प्राइजेस, लेकिन सिंगल गुड्स और सिंगल सर्विसेज की बात हो रही है। और वो प्रोडक्ट बनता कैसे है उससे रिलेटेड प्राइसिंग निकालने में ये थ्योरी हमें हेल्प करती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, पार्शियल क्यों है, ये थ्योरी पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इट एनालिसिस इंडिविजुअल यूनिट। मतलब सिर्फ ये इंडिविजुअल चीजों की स्टडी करते हैं, बाकी सब चीजों को एक ही जैसा मान लेता है, इसलिए इसको आधी अधूरी स्टडी भी कही जा सकती है। आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और वो 10 स्टूडेंट में से मैंने सिर्फ एक के बारे में स्टडी किया और सबके बारे में मैंने मान लिया कि जो ये इसको अच्छा लगता है एक स्टूडेंट को, बाकी सबको भी वही अच्छा लगता है। तो क्या ये सही में रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो ये क्या आधी अधूरी स्टडी नहीं हो गई? अब जैसे एक स्टूडेंट को अगर 100 मार्क्स मिलते हैं तो क्या बाकी सबको भी मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे ना, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। तो क्या एक स्टूडेंट को स्टडी करके आप सारे स्टूडेंट को समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी उसी जैसा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम इसको इसीलिए कहा गया। ठीक है, okay, equilibrium is between two factors. Microeconomics analysis deal with partial which analysis equilibrium unit. मतलब इसको equilibrium unit क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिंगल यूनिट से रिलेटेड स्टडी करेगा, उसमें हमें हेल्प करेगा, उसके अलावा बाकी चीजों में ये हेल्प करने वाला नहीं है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, उससे रिलेटेड सिर्फ ये फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। ये जो थ्योरी बनाते समय जिसने ये थ्योरी बनाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, उन्होंने कुछ चीजें मानकर बनाई है। जैसे मतलब कुछ असम्पशन जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ चीजें मान लेना। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ असम्पशन, ये थ्योरी किस असम्पशन पे बनी है कि कांस्टेंट रहेगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्योर कंपटीशन। इसका मतलब इनका ये मानना है कि अगर मैं समझ लो किसी इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ, मैंने एक इंसान को मतलब वहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में मैं पहुँचा और वहाँ पे एक इंसान की स्टडी की और वो इंसान को मैंने पूछा भाई आपके पास जॉब है क्या? वो कहता है हाँ है।
आपकी इनकम होती है, वो कहता है हाँ है। आपका एजुकेशन है, वो कहता है हाँ है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में मैंने स्टडी कर लिया और उसके पास सब कुछ है, तो क्या सभी लोगों के पास सब कुछ होगा? क्या मैं ये मान लूंगा उस एरिया में सबके पास सब कुछ है? पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल यूनिट है, वो सिंगल पर्सन है। उसके पास अगर सब कुछ है तो सबके पास सब कुछ होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये थ्योरी क्या मानती है? अगर एक इंसान के पास सब कुछ है, आपने उसकी स्टडी कर ली, मतलब बाकी रिमेनिंग थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब यहां पे वही बोला गया, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब एक के बारे में आपने स्टडी कर लिया, बाकी सबके बारे में वही चीजें एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे वहां पे बोला जा रहा है, मैंने बोला ना कि उसके पास नौकरी है, मतलब सबके पास है। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर हम एक के पास एम्प्लॉयमेंट है तो हम सबके बारे में एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है दुनिया में, ऐसा मान सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। तो वो जो अजम्पशंस हैं वो थ्योरी बनाते समय उन्होंने मानकर ये थ्योरी बनाई है। ठीक है, भले ही वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, तो कुछ अजम्पशन यहाँ पे हमने, अच्छा प्योर कंपटीशन की बात हो रही है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरी सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। प्योर कंपटीशन मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर मार्केट में होते हैं। ठीक है, उसको प्योर कंपटीशन कहा जाता है। फिलहाल अभी हम लोग मार्केट का टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अजम्पशन पे थ्योरी बनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अच्छा वहां पे एक चीज और है, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं उसके बारे में आपको दिया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी वो पूछते हैं। ओके, स्लाइसिंग मेथड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट आ रहा है स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? छोटे छोटे स्लाइस में इकोनॉमिक को डिवाइड करना। ठीक है, मतलब जैसे आपका होल इकोनॉमिक ऐसा है, इसका मैं इतना हिस्सा अलग से निकाल लूं इस तरह से, और इसके बारे में मैं स्टडी करना शुरू कर दूं, इसको स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में से आपने एक स्लाइस अलग किया और उसके बारे में स्टडी किया। अच्छा, एक ऑरेंज का स्लाइस निकाला, अगर वो बेकार निकल गया तो आपने मान लिया सारा ऑरेंज ही बेकार है, सारी बोरी का ऑरेंज बेकार है। क्या ये सही तरीका है? क्या नहीं। हो सकता है कि भाई आपका एक ऑरेंज बेकार हो, आपका एक स्लाइस बेकार हो, बाकी सब सही हो। लेकिन ये थ्योरी क्या मानती है कि स्प्लिट दी होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल यूनिट, उसको छोटे यूनिट में डिवाइड करो और उसके बारे में फिर स्टडी करो और सबके बारे में वही चीजें मान लो जो आपको उस पर्टिकुलर छोटे से इकोनॉमिक में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल यूनिट में देखने मिलेगी। मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करती है ये थ्योरी? बिल्कुल भी नहीं, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर कर फिर उसके बारे में स्टडी करती है। ठीक है, तो ये था स्प्लिट दी होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल यूनिट और देन वी कैन स्टडी दी स्लाइसिंग मेथड, इसलिए इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल। अब ये मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट। ठीक है, मतलब ये थ्योरी क्या करती है, आपको एक एडिशनल यूनिट कैसे बनेगा, उसकी प्राइसिंग कैसे फाइंड आउट होगी, उसकी फैक्टर प्राइसिंग कैसे फाइंड आउट होगी, उसके बारे में ये थ्योरी आपको हेल्प करती है। तो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट, और ये एडिशनल यूनिट के बारे में सोचती है ये थ्योरी, उसके बारे में फैक्टर्स के बारे में सोचती है, उसके प्राइसिंग के बारे में सोचती है, उसमें हमें हेल्प करती है, इसलिए इसको मार्जिनल प्रिंसिपल कहा जाता है। उसमें लिखा क्या है? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल इज द की टूल्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। एंड द टर्म मार्जिनल मीन्स ब्रॉड एडिशनल यूनिट। ठीक है, मार्जिनल मतलब उन्होंने बता दिया क्लियरली कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो हमारे काम की है, मतलब जो जिसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्प करने की कोशिश करती है। ठीक है, ओके। और मार्जिनल हेल्प स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक कंक्लूजन लिख दिया है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों एडिशनल यूनिट के बारे में सोचकर इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। एडिशनल यूनिट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेन खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक पेन खरीदने जा रहा हूँ, मुझे दुकानदार ने कहा सर आप 2 खरीदोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, 10 रुपये कम पड़ेंगे। मैं ये सोचूंगा यार 10 रुपये कम पड़ रहे हैं तो ठीक है ना, मैं खरीद लेता हूँ ना। मतलब मैंने एडिशनल यूनिट के बारे में सोचा और फिर मैंने परचेज किया क्योंकि मुझे उससे फायदा मिल रहा है। और प्रोड्यूसर भी तो वैसे ही सोचता है ना, कंज्यूमर भी वैसे ही सोचता है कि भाई एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने से अगर फायदा हो रहा है तो क्यों ना उस एक्स्ट्रा यूनिट को भी परचेज किया जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर।
Market structure, there are different types of market structure in the economics, such as perfect competition, such as monopoly, such as monopolistic competition and oligopoly. ये markets के अलग अलग types हैं. Microeconomics theory help to analysis this different types of market structure. मतलब ये theory हमें help करती है market structure को जानने में. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है? देयर आर मेनी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट. ये है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर उस मार्केट टाइप्स में होते हैं. ऐसे मार्केट टाइप्स को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है. मोनोपोली किसको कहते हैं हम लोग? जहां पे सिंगल सेलर होगा. मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब सेलर. वहां पे सिंगल सेलर होगा. जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर सिटी में है जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, वहां पे वो सिंगल सेलर है, वही सर्विस देते हैं और वही गुड्स बनाते हैं, वही बेचते हैं. मतलब उनका पूरा मार्केट में कंट्रोल है. ऐसे मार्केट टाइप को हम लोग कहते हैं मोनोपोली. और अलग अलग इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है, तो डिटेल में भी फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एग्जैक्टली मार्केट टाइप्स की स्टडी करने में ये थ्योरी हमें हेल्प करने वाली है. ओके नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का जो दायरा है वो लिमिटेड है. वो नेशनल वाइड प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने में हेल्प करने वाला नहीं है. ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने कंक्लूजन लिखा है, इट डज नॉट डील विद द नेशनल वाइड प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज दिस थ्योरीज डील विद इंडिविजुअल यूनिट ओनली. तो इट डज नॉट डील विद द नेशनल वाइड प्रॉब्लम सच एज, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि ये बाकी नेशनल वाइड प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में डील नहीं करता. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. अभी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका हुआ है. तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इसमें हेल्प करेगी नहीं. कौन सी थ्योरी हेल्प करेगी? फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्प करेगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, है पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाए. उसमें मैक्रो थ्योरी हेल्प करने वाली है. मतलब ये इकोनॉमिक्स का सेकेंड ब्रांच. माइक्रो हेल्प नहीं करेगी. माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल को ग्रोथ कैसे दिलाना है उसमें हेल्प कर सकती है. नेशनल वाइड प्रॉब्लम से डील करने में माइक्रो थ्योरी हेल्प नहीं करती है. ठीक है, इसीलिए इसका दायरा छोटा है, लिमिटेड स्कोप. इसलिए पॉइंट का नाम भी लिमिटेड स्कोप दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो ये थे पूरे 8 पॉइंट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आपको मैंने शॉर्ट में दिखा दिया, आप अच्छे से देखें, उसको समझें, और अगर कोई डाउट हो तो फटाफट रिप्लाई करें. मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा या फिर अलग से एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय.